जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक पे। जैसे कि हम जानते हैं कि आज रविवार का दिन है और गरम अड्डे का एपिसोड आता है और हमने पैटर्न में चेंज करके उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया था। लेकिन क्योंकि यार तुम्हारा भाई कुछ दिन के लिए घूमने गया हुआ है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड पहले कर दी, क्योंकि अब सीधे हम मिलेंगे 19 अक्टूबर के दिन द इंडिया फाइल्स के नए एपिसोड में। और यार, अगर पहली बार आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलेगी। और जो लोग पहले से देखते हो, तो यार देखो, आज की जो वीडियो बनानी है उसके लिए 10 पेज के नोट्स लिखे हैं, मेहनत लगती है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। और अगर कोई भी हमें मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प करना चाहता है, क्योंकि बहुत से इक्विपमेंट्स और बहुत से सोर्सेज लगते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में रेजर पे, पेपाल और पेट्रियन के लिंक दिए गए हैं, तो उससे जाके हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे कि बुधवार की वीडियो के लिए, जिसमें कि हमने नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको नहीं दी, ये फंस गया। लेकिन उसका एक कारण था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बिना कारण के किया था, मैंने जानबूझ के नहीं उसमें किया था। और वो कारण ये था कि मैं देखना चाहता था कि ये लिबरल और सेकुलर गैंग इस बार कहते क्या हैं। लेकिन हिंदू जाग चुका है और इसके बदलाव अब हमें समाज में भी और इन गैंग्स के में भी दिखने लगे हैं। पहले जिस तरीके हिंदुओं के त्योहारों पे हर समय वार किया जाता था कि नवरात्र आ गए तो ये चला दो, कि लड़की को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, दिवाली में पटाखे मत चलाओ, होली में कलर मत खेलो, अब वो चीज़ें बंद हो रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि वोट बैंक असली में तो हिंदू का ही है। और ये चीज़ बिल्कुल इनके समझ में आती रहे, इसलिए वोट नहीं देना है हिंदू को। हिंदू को देख के वोट देना है। किसने बिना कहे हिंदुओं की बात करता था? जब हिंदू जागा नहीं था तब भी हिंदू की बात करता था। दूसरी चीज, आज 2 अक्टूबर का दिन है, तो शास्त्री जयंती की सबको शुभकामनाएं। गांधी जयंती मैं नहीं मनाता, उसके लिए अगर आपको देखना है तो द इंडिया फाइल्स के एपिसोड में मैंने गांधी के जीवन की भी कुछ सच्चाइयां बताई हैं, और अभी आने वाले कुछ समय में उस पर भी एक एपिसोड पूरा आएगा जिसमें कि गांधी का पूरा बताया जाएगा। आप वो देखिएगा, आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको गांधी जयंती मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ूंगा। और 5 अक्टूबर के दिन है दशहरा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 28 अक्टूबर 2022 को ही एक रावण का दहन कर दिया, जिसका नाम था पीएफआई। और आज इसी पे हम बात करेंगे, पीएफआई पे। तो चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आज के मुद्दा है सेकुलरिज्म के मारों का कहना है पीएफआई तो हुआ बैन, अब आरएसएस को बैन करना है। Wait a minute. Who are you? तो बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं कि 28 सितंबर 2022 के दिन रात एकदम से सुबह खबर आती है कि पीएफआई पे बैन लग गया 5 साल का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत से आलोचकों ने और बहुत से जो मेरी तरीके इस पे एनालिटिक्स करते हैं, अपने बयान देते हैं, शोधकर्ता वगैरह, आप कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने बोला कि 5 साल का ही बैन क्यों लगा, हमेशा के लिए बैन करना चाहिए था। लेकिन शाम होते होते समझ में आ गया कि 5 साल का तो केवल सरकार ने किया था, पीएफआई ने अपने आप को खुद ही बंद कर दिया। साहब, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई संगठन जो सही काम करता हो उस पर अगर गवर्नमेंट गलत बैन लगा रही हो, वो अपने आप को उसमें बंद कर ले? नहीं होता है। आरएसएस पे 3 बार इस देश में बैन लगा है, आजाद भारत में बैन लगा है, लेकिन आरएसएस का पहला बैन जिन्होंने लगाया उन्होंने खुद हटाया। बाकी 2 बार हटा लगा तो औंधे मुंह गिरा है कोर्टों में।
आरएसएस ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सबूत दिए कि हम निर्दोष हैं और बैन हटवा के लाई। ये होता है जो गलत नहीं होता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे पीएफआई और आरएसएस की, तुलनात्मक भी, फैक्ट्स की भी, हर चीज पे बात करेंगे और देखेंगे कि देश हित में कौन काम कर रहा था और देश विरोध में कौन काम कर रहा था। वैसे तो देश विरोध में काम कर रहा था, इसका सबूत इसी बात से लगा लीजिए कि सरकार के पास कितने मजबूत सबूत थे कि पीएफआई ने अपने केस तक नहीं लड़ा बैन होने का, सीधा जाके डिसॉल्व कर दिया। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन को खड़ा करने में कितना टाइम लगता है, ये मेरे जैसा एक छोटा यूट्यूबर बहुत अच्छे से समझ सकता है। अभी मेरे 271 सब्सक्राइबर्स हैं, तब भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग शेयर नहीं करते। मुझे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि शेयर करिए। पैसे की मदद चाहिए है तो भी लोगों से बोलना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना जहां पे करोड़ों का पैसे लगते हो, और खासतौर से सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो तब तो और, क्योंकि आपको जगह जगह से फंड लाने, क्योंकि भाई कोई भी सामाजिक काम करने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में तो खड़ा नहीं होता है, टाइम लगता है, वर्षों की मेहनत लगती है। भले ही एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको मर्ज करके या उसका नया रूपांतरण करना हो, उसमें भी तो समय लगता है, एक एक कार्यकर्ता जोड़ा जाता है। लेकिन उस संगठन को बंद कर देना एक बैन में, एक दिन के अंदर 24 घंटे ना हो पाना, ये दिखाता है कि मेरे जो भी वो संगठन था, या अगर मेरे संगठन के साथ ऐसा होता और मैं बंद कर देता हूं, तो मतलब मेरे संगठन में कुछ ना कुछ गलत था, और जिसके सबूत सरकार के पास थे। हम सबने ये देखा कि 2 बार रेड पड़ी, 14 राज्यों में पहले, फिर 8 राज्यों में। लेकिन हमने जो सबसे पहले बड़ी चीज नहीं देखी कि इनको बिलों से निकाला कैसे गया, इनके बारे में इतनी पुख्ता जानकारी मिली कैसे। आपको पता है जब दिल्ली दंगा हुआ तो उस समय से ईडी और सीबीआई इनके पीछे पहले से पड़ चुके थे। नरेंद्र मोदी को जो भी कम आंक लेता है वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। नरेंद्र मोदी जी की खासियत है कि जिसने भी इस देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की या उनके साथ गलत किया है, नरेंद्र मोदी जी के साथ पर्सनली या देश के साथ, उन्होंने उस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा है या उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं का नहीं छोड़ा है। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखते जाइए। अडवाणी जी थे, उन्होंने अच्छे काम किया, आज भी उनकी इज्जत करते हैं वो, लेकिन उन्हें कोने में लगा दिया, क्योंकि भाई आप हटने को नहीं तैयार थे। आप हटोगे नहीं तो नई लीडरशिप आई कहां से? आपको ये गलत लग सकता है लेकिन सही था। लालू यादव ने इस देश का नुकसान किया, जेल ही में बंद है। खैर उनको तो अपनी ही सरकार थी, उन्हीं की केंद्र में भी सरकार थी, तभी से जेल में थे, समर्थन की सरकार चला रहे थे, तब से जेल जाना और आना लगा रहता था। नीतीश कुमार आज बर्बादी की पूरी कगार पे खड़े हो गए हैं। पीएफआई ने उनसे बदला, क्या कहते हैं, उनसे वो ले लिया था, दुश्मनी ले ली थी। भाई 2013 में जब रैली करने गए थे तब वहाँ आईईडी के ब्लास्ट करवाए थे ना, ये पीएफआई का तो उसमें हाथ था। तो नरेंद्र मोदी जी की नज़र उस दिन से थी। 2014 में सरकार आने से तैयारी चालू हो गई थी, लेकिन सब नरेंद्र मोदी जी का केवल एक कहना है कि किसी भी इंसान पे गलत कार्रवाई मत करो, वो गलत हो तभी कार्रवाई। जैसे देखिए, उन्होंने कभी भी, इतने लोग खिलाफ में बोलते हैं, ओवैसी उनके खिलाफ बोलते हैं, नीतीश कुमार उनके खिलाफ कितनी बार बोले हैं, केजरीवाल खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हर किसी को तुरंत जेल नहीं भेजा जाता है, उसकी गलती निकाली जाती है। अब आप कहेंगे कि कैसे? आजम खान को जिस दिन जेल भेजा गया था वो सालों तक जेल के अंदर ही रहे। संजय राउत महाराष्ट्र अंदर गए, बाहर नहीं निकले पा रहे हैं। वहीं पे अनिल देशमुख, वहीं पे आप देखिए क्या कहते हैं, जैन साहब दिल्ली में, और तो उनका सीधा कहना एजेंसी से अंदर डालो तो ऐसा डालो कि सबूत इतने पुख्ता हो कि कोर्ट में भी जाए तो ना बेल मिले, और जब भी हो तो सीधे कार्रवाई हो कि ये जेल ही जाएंगे। बदला नहीं लेना है, सही चीज हम पेश कर रहे हैं। आप ईमानदारी की बात करते थे, ईमानदारी आप दिखाइए। पीएफआई का सबसे बड़ा जो सूत्र बनता है वो 2019 में इनसे गलती हो जाती है, जब ये दिल्ली में एंटी-सीए राइट्स करवाते हैं, प्रोटेस्ट और उसमें राइट्स, उसमें ईडी इनके पीछे लग जाता है और एनआईए इनके पीछे लग जाता है, गाड़ी स्टार्ट कर। क्योंकि
दंगा हो जाता है, और वो भी जब डोनाल्ड ट्रंप इस देश में होते हैं। आपको ये जानकारी NIA ने कहीं नहीं मिली, ना कहीं उस पर आई, क्योंकि अगर ये हाईलाइट हो जाती तो ये संगठन बहुत सतर्क हो जाते हैं। उन्होंने असल में इनके पास जो पैसा आता था वो क्या होता था, अमाउंट्स जो आते थे वो सीधे इनके पास नहीं आते थे, वो कहीं लेडी वाले के पास गया, कोई बढ़ई का काम कर रहा, ऐसे जो छोटे मोटे काम करते थे उनके हाथों में पैसा आता था, वो निकालते थे, फिर इनको दे देते थे, तो कैश हो जाता था। ईडी ने वो ट्रेल पकड़ी कि ओमान से अगर पैसा चलता है तो यहाँ पे कितने अकाउंटों में आया, उन अकाउंट धारकों को उठा लिया गया, उनको उठा लिया, लेकिन कहीं मीडिया में खबर नहीं बनाई। अब देखिए प्लानिंग किसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो लोग कह रहे थे प्लानिंग नहीं थी, उसमें भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, उसकी बात कभी और करूंगा। उसमें आप देखिए प्लानिंग कितनी सटीक की उन्होंने पहले उनको उठाया, फिर 2020 में आप जानते कोरोना आ गया तो 1-1.5 साल सब शांत पड़ गया। मेरे जैसे कई लोगों ने उनकी उसमें निंदा भी की कि आप कह देते हैं कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए विदेश से आता है तो आ कैसे जाता है, चला कहाँ जाता है। तो उसकी ट्रेल पकड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा पैसा क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अकाउंट में जमा हुआ तो ये छोटे छोटे अकाउंटों में डाला जाएगा, फिर वहाँ से कैश करवा के दूसरे बैंक अकाउंटों में जमा करके फिर धीरे धीरे भेजा जाता है। तो क्या होता है, एक बार अगर कोई चीज़ सीधे सीधे ट्रांजेक्शन से चल रही है तो उसकी ट्रेल पकड़ना आसान है, लेकिन कैश हो गया, अब मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में कोई 1 लाख रुपए भेजे, मैं कैश निकाल लूँ और फिर मैं 10-10 हज़ार रुपये करके 4 अकाउंटों में जमा करूँ या 10 अकाउंटों में जमा करूँ, उसके बाद आगे बढ़ाऊँ, तो वो 10 अकाउंटों में बट गया तो फिर वो थोड़ा लिंक करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए दिक्कत हुई, इसलिए 2-3 साल का समय लगा। उसके बाद इनको बिलों से निकालना था, क्योंकि ये शांत बैठे हुए थे और जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा भी नहीं मिल रहा था। नूपुर शर्मा वाला बवाल में भी इनके सबूत आ गए थे, इसलिए यूपी में बवाल चालू करवाया गया। और छोटा मोटा नहीं, मदरसे का सर्वे करवाएंगे और दूसरी तरफ से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे होगा। PFI तो भाई मुसलमानों की बड़ी हमदर्द बनती थी कि मुसलमानों और माइनॉरिटी निकलना चालू हुए धीरे धीरे। जहाँ धीरे धीरे मोमेंटम बनाना चालू हुआ, जहाँ ये सतह पे आए, मार दी रेड। ये होती है पहले, इनको उकसाया, पहले बिलों से निकाला, उसके बाद रेड। लेकिन इस दशानंद का एक सर अभी भी बचा है। 8 संगठन बैन कर दिए गए, 8 इनकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन PFI थी और 8 ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ और बंद की गई, 8 संगठन। थोड़ी बहुत बात उसी पे करेंगे। तो आप देखिए, एक है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ये 2008 में बना। ये अपना काम बताता है कि पिछड़े इलाकों में गरीबों के लिए काम करना है, ये रिहैब कहता है, लेकिन ये करता क्या है असली में? NGO के नाम पे फंड इकट्ठा करता है PFI के लिए। भाई NGO में लोग फंड डालते हैं तो PFI को वो फंड प्रोवाइड करा देता है। मतलब इसका मेन काम क्या है? फंडिंग देखना। पैसा बहुत ज़रूरी है आतंकवादी गतिविधियों से लेके किसी भी कार्य में। दूसरा काम, दूसरी जो संगठन बैन होती है उसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ये 2009 में बनती है। इसका नाम है, इसको आप CFI भी कह सकते हैं स्मॉल फॉर्म में, और इसका ये स्टूडेंट विंग ऑफ PFI है। ये क्लेम करती है कि स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के लिए काम करना है, लेकिन ये असली में क्या करती है? छात्रों को भड़काती है और रेडिकल बनाती है, एक एक्सट्रीमिस्ट सोच के बनाती है। और एंटी CA और हिजाब में इसका आपने बहुत खुला वो देखा है। जो जब हिजाब विवाद चालू हुआ था तो वो जो 3 लड़कियों ने आके बयान दिया था उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ही वो स्टेज सजा हुआ था, एक तरीके से PFI के ही नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, तभी वो वहाँ पे हुआ था। अच्छा, इनका मेन काम क्या है आप कहेंगे? तो देश के युवाओं को कट्टर बनाना, क्योंकि अगर एक बार देश का युवा कट्टर बन गया तो एनर्जी आ जाती है ना। जब कोई, आप देखिए ना, अभी रेलवे वगैरह का बवाल हुआ था तो क्या था, जवान ही तो निकला था, तो उसने ट्रेन भी फूंक दी, गाड़ी भी तोड़ दी। जिस आदमी की गलती नहीं उसकी गाड़ी जला के रख दी। एक आदमी रो रहा था, वीडियो आई थी उसकी कि मैंने क्या किया था, तुम्हें देश की अगर सरकार से दिक्कत थी तो तुम प्रदर्शन करते, तुमने मेरी गाड़ी क्यों जला दी? मैंने इतनी महंगी गाड़ी EMI पे उठाई थी। ये होता है,
ये होता है देश के युवा अगर भड़क जाता है। उसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कट्टरता फैलाना CFI का मेन काम था। उसके बाद ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, ये 2013 में बनी। अब इसमें कौन कौन थे? उलेमा, इमाम और मुस्लिम स्कॉलर्स। भैया अब मान लीजिए स्टूडेंट पढ़ लिख रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में है, उसके बाद अगर वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, कहेगा जो तुम कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, तो उसको सत्यापित या उसको सच्चा बताने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना कि ये धर्म में लिखा है तुम्हारे। तो उसके लिए उलेमा और इमाम लगेंगे, इसलिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बनाई गई, जिससे कि कट्टरता और फैले। लेकिन ये बता देते हैं कि क्लेम क्या करते हैं कि मुस्लिम समुदाय को सशक्तिकरण करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है वो है कि मुस्लिम समुदाय को कट्टर बनाने के लिए उलेमाओं का सहारा लिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि उलेमा बोलेगा वही चीज़, अगर एक आम मुसलमान बोल रहा है आप नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ एक मौलाना बोल दे आके, तो आप हिंदू हो या किसी भी धर्म के हो, आप अगर मुस्लिम भी नहीं है तो भी आप मान लेंगे कि हाँ यार इमाम साहब कह रहे हैं, झूठ थोड़ी लिखाएंगे, यही लिखा होगा इस्लाम में और यही है सच्चाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाल में इमाम काउंसिल का जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो लोग कहते हैं PFI के, ये जो है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इसका महाराष्ट्र का जो प्रमुख था या जो अध्यक्ष टाइप का मान लीजिए, उसको आतंकी गतिविधियों में जेल डाला गया था। इनका भी मेन काम था मुसलमानों को कट्टर बनाना, कट्टरता फैलाना। तीसरा आता है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, ये 2007 में बनी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 2007 में नहीं बनी है, ये सिमी के समय से बनी हुई थी, जो सिमी बंद की गई कांग्रेस द्वारा, बीजेपी द्वारा नहीं। 2013 में लिख के जब कांग्रेस की केरल सरकार ने केरला गवर्नमेंट में दिया था हाई कोर्ट में, वो भी बीजेपी ने नहीं दिया था कि PFI सिमी का ही दूसरा रूप है, वो उन्हीं के कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री ने लिख के दिया था, एक सरकार ने लिख कर दिया था। लेकिन बीजेपी मुसलमान विरोधी है, RSS पे भी बैन लगना चाहिए। RSS की भी बात इसी वीडियो में हम आगे करेंगे। अब आ जाते हैं कि इनका दावा क्या है। तो ये दावा करते हैं कि मानवाधिकार संगठन है, और PFI से जब क्या कहते हैं PFI नहीं भी बना था तब भी ये जुड़ा हुआ था PFI से, और उतने समय PFI होता था NDA नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। जो ये है NCHRO, ये 1997 में बना था, 1997 में। तब इसका नाम होता था फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। लेकिन 1998 में इसका नाम बदल दिया जाता है और कर दिया जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CHRO। उसके बाद NDA बोल दिया था मैं वहाँ पे, PFI का पुराना नाम NDF। अब होता क्या है कि सिमी पे इधर बैन लग जाता है, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके PFI बनानी होती है, तो NDF अपना नाम PFI रखता है। तो दिसंबर 2006 में NDF अपना नाम बदल के PFI करता है, और CHRO जो था वो NCHRO बन जाता है। और NCHRO का काम क्या है? तो PFI के लिए वामपंथी मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवी और मानवाधिकारियों को इकट्ठा करना, एक मंच पे लाना और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करना आतंकवादियों को बचाने के लिए, या मुस्लिम कोई भी गलत एक्टिविटी में पकड़ा जाए तो इस चीज़ का जो आप हंगामा सुनने लगते हैं ना, जो मानवाधिकार के लोग जो बड़ा बोलने आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग, कि अरे ये तो ये पूरे इकोसिस्टम बनाना, कि उनको दिखाना है कि ये बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। काहे कि एक्टिविस्ट हो भैया? कोई आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया, उसको कह रहे हो कि नहीं इसका पिता तो स्कूल का टीचर है, अफजल बुरहान वानी के लिए होगा उसका बाप होगा अध्यापक, लेकिन लौंडा अगर आतंकवादी है
तो गोली ही मारेगी सेना। सीधी बात, 72 ऊर चाहिए, 72 ऊर लो जाके, ठीक ना। ये कुछ नहीं, मानव अधिकार उसके होते हैं, मानव अधिकार जो मानवता रखे, जो दूसरे मानव के अधिकार माने। जब मेरे अधिकार मान नहीं रहे हो, तुम मुझे गोली मारने आ रहे हो, मैं पलट के गोली मारने का अधिकार मुझे इस देश का संविधान देता है और इस दुनिया में हर एक ह्यूमन राइट्स देता है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन। तो जिसको ये बुरा लगे लगे, गोली चलाओगे, आतंकवाद करोगे तो गोली मारी भी जाएगी। बिल्कुल सीधी बात। विदेशों से फंड लेकर पीएफआई को देना भी इसका काम था। और बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट में एक नाम आया था अब्दुल नज़ीर मदनी का, उसका केस लड़ने के लिए वकील इसी ने दिए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों में जो लोग आरोपी बने थे, उसके लिए वकील इसी ने करवाए थे। पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका जो ये विंग था, ये एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता था, एक तरीके से आप समझिए, समझे। ये इसका जो मेन काम था, इकोसिस्टम बनाना, कि अगर भाई कर दिया, आदमी पकड़ गया तो क्या किया जाएगा। तो उसके लिए कि जैसे केरल में हत्या करते हैं इनके लोग आरएसएस वालों की, तो उसमें दिखाया जाता है आरएसएस वाले बड़ा वैसे करते हैं, ये लाठी लेके चलते हैं तो अब लाठी से गुस्सा। अरे लाठी देख के तुम्हें गुस्सा कैसे आ रही है? इसका मतलब तुम कुछ गलत कर रहे थे। भाई पुलिस वाला मेरे सामने से जाता है, मैं रोड पे चलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं भागने लगता हूँ पुलिस को देख के, इसका मतलब मैंने चोरी की है, डकैती की है, रेप किया, कुछ ना कुछ गलत किया है ना, तभी पुलिस को देख के भागे ना। नहीं तो कौन आम आदमी भागता है? पुलिस तो खड़ी ही रहती है। तो आरएसएस को देख के डर लगता है तो कोई ना कोई वजह होनी चाहिए ना। उसके बाद NWF नाम की ये संगठन, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि औरतों का संगठन था, तो ये महिला विंग है पीएफआई का, था, सॉरी है नहीं था। ये इसका हेडक्वार्टर है केरल के कैलीकट में। कैलीकट करके बड़ी प्यारी जगह है, नाम काफ़ी अच्छी चीज़ के लिए है, लेकिन नाम कर रखा है, क्या बोलूं। अबे साले। खैर छोड़िए, हम विषय पर रहते हैं, नहीं तो कैलीकट की बात करने लगेंगे। तो इनका दावा क्या है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। असलियत क्या है? मुस्लिम महिलाओं को कट्टर बनाती हैं। जो क्या कहते हैं, जब विरोध प्रदर्शन होते हैं ना, कि कहीं पे आपने देखा जैसे सीए प्रोटेस्ट, तो ये इसका काम होता है कि औरतों को आगे करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये करता है NWF, क्योंकि महिलाओं को आगे कर दो तो भाई पुलिस में आज भी हमारे ये कमी भी है, और एक कह लीजिए कि महिलाएं इतना क्राइम नहीं करती हैं, महिलाओं का औसत कम है। तो महिलाओं को आगे कर दो तो मेल पुलिस ज़्यादा होती है, तो वो औरतों पे हाथ नहीं छुआ सकती, नहीं तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागो कि इस चीज़ का वो हो गया, ये हो गया। आपने वो फोटो देखी थी ना, ऐसे दादी उठा के ईटा फेंक रही थी सीए के जब दंगे हुए थे, शाहीन बाग वाली, तो वो इसीलिए ये काम करती हैं। हिंदू लड़कियों का और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाना। और एक केस सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं इस पे बात करूंगा, बहुत चर्चित केस है, हदिया केस। उसमें इस संगठन का बहुत प्रमुख हाथ आया था, उसी के बाद से ये चर्चाएं ज़्यादा चालू हुई थी, लव जिहाद और इसका। उसमें इसने एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया, और वो मतलब क्या कहते हैं, वो जाती रही एकदम गायब हो गई। उसके पिताजी एकदम परेशान हो गए, ढूंढा गया, फिर बाद में पता चला कि उसने अपना नाम हदिया कर दिया। उसकी शादी करवा दी एक लड़के से जो कि पीएफआई से जुड़ा हुआ था, बस वो लड़की फिर कभी खैर वापस ही नहीं आ पाई। और सबसे मज़ेदार बात, मैं अपने एडिटर से बोलूँगा कि वो फोटो लगा दें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हामिद अंसारी इस NWF की मीटिंग में उनको सम्मान देने गए थे। और ये जो हामिद अंसारी है ना, ये इस देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति, और इनको इस देश में डर लगता है क्योंकि ये ऐसा बोल के जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इस देश में ऐसा बोलने के बाद भी मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी इनके मिलने पे कभी इनकी बदतमीजी नहीं करेगी, कभी इनको तमाचों और जूतों से स्वागत नहीं करेगी। अगर एक बार ऐसे नेता जिसने कह दिया कि इस देश में डर लगता है, उसको सच में डर दिखा दिया जाए, तो वो डरेगा अगली बार ये शब्द बोलने से कि इस देश में डर लगता है। मतलब तुम बनोगे, तुम राष्ट्रपति तुम उपराष्ट्रपति बने, हमने मुस्लिम राष्ट्रपति तक देखे। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के केवल साइंटिस्ट भी थे, तब भी इस देश का बच्चा उनका सम्मान करता था। वो राष्ट्रपति बने, उस टाइम भी सम्मान किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है।
तब भी इस देश का बच्चा बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम ठोकता है और ये कहते हैं इस देश में डर लगता है। क्यों डर लगता है भैया? डर लगेगा भी मुख्तार अंसारी के चाचा हो, मुख्तार अंसारी का जो रिश्तेदार, उसको तो डर लगेगा ही कि मुख्तार अंसारी को गोली मारी जाएगी। इसीलिए इनको डर लगता था कि ये मुख्तार अंसारी जो यूपी का कितना बड़ा माफिया, आप जाके नेट में सर्च मारिएगा, उसके जब चाचा हैं तो डर तो लगना ही चाहिए कि उसको गोली ना मार दी जाए, विकास दुबे की तरीके गाड़ी ना पलट जाए। और ये डर हर आतंकवादी, हर माफिया, हर गुंडे के घर वालों में होना चाहिए, जिससे कि जब किसी का लड़का गुंडा बन रहा हो तो उसका बाप उसको 4 तमाचे मार के घर में बैठाए, 4 जूते मार के घर में बैठाए कि नहीं बेटा मत बनो, क्योंकि तुम जिंदा भी पकड़े जाओगे तो भी गाड़ी पलटेगी और एक गोली तुम्हारे सीने में ताकती है। ये डर होना चाहिए और इस डर के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी को सलूट, जो ऐसा डर उपराष्ट्रपति तक के दिल में है। बाकी जूनियर फ्रंट छोटे बच्चों को कटने से, छोटे से जब बच्चे होते हैं तो उनके मन में तब से नफरत और एक्सट्रीज्म की आपको होली नहीं मनानी, आपको दिवाली नहीं मनानी क्योंकि ये हिंदुओं का त्यौहार है, ये क्रिश्चियनों का त्यौहार है, ये फलाना है, तुम इनसे अलग हो, तुम इनसे अलग हो, तुम्हें इनके त्यौहार नहीं मनाने। तो पहले आप उसको अलग करिए, फिर एक्सट्रीमिस्ट बनाइए और आखिरी स्टेज में टेररिस्ट बनाइए। यही होता है कि सबसे पहले अलगाववाद पैदा किया जाता है, उसके बाद उसकी सोच को इतना घृणित कर दिया जाता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो गलत है। तीसरी स्टेज आती है आतंकवाद, जब ये कह दिया जाता है जो तुमने सोच लिया है, जो तुमने पढ़ा है, वो दूसरा भी सोचे, नहीं सोचता है तो उसका गला कट जाना चाहिए, उसको गोली बढ़ जानी चाहिए। ये होती तीसरी स्टेज। फिर था एक एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, एक है केरला करके, और सबसे मजेदार ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि बैन नहीं किया गया उसका नाम है SDPI, जिसका कि पूरा फुल फॉर्म नेम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। समझ ही गए होंगे पार्टी ऑफ इंडिया का मतलब है ये पॉलिटिकल पार्टी है। अब आप कहेंगे कि 8 बंद कर दिए, PFI बंद हो गया तो 9 हो गए, ये 1-10 क्यों छोड़ दिया? तो ये बंद करना सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी ही जाती है सरकार में। तो एक नियम हमारे संविधान में बहुत अच्छा बनाया गया कि जो सरकार होगी वो पॉलिटिकल पार्टी को कभी बैन नहीं कर सकती है, उसको बैन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगेगा। बाल बाल बच गया रे देवा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय सरकार का पार्ट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे CBI, ED, ये सब, जैसे कि अगर ये जांच कर रहे हैं तो किसी के इन्फ्लुएंस में ना रहे। तो अब केंद्र सरकार जाएगी, इलेक्शन कमीशन को समझाएगी कि सर ये ऐसा ऐसा पाया गया है, इसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं और इन लोगों के जो लोग जुड़े हैं उनके ये संबंध हैं ऐसे आतंकवादियों से। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप उसके खिलाफ भी एक्शन देखें, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इलेक्शन कमीशन ये खुशखबरी देगा कि ये पार्टी भी बंद कर दी गई है, और अच्छा ही रहेगा क्योंकि ऐसे लोगों से देश का कोई भला नहीं होता यार। हिंदू मुस्लिम कर करके खाई इतनी बांट दी है कि एक बार 1947 में बंटवारा हो चुका है। अब अगर नहीं समझे जो पॉलिटिकल पार्टियां तुष्टीकरण के लिए कर रही हैं तो साहब आप देख लो, अभी मैं जब RSS का बताना चालू करूंगा कहीं से भी फैक्ट वेरीफाई करवा लेना, झूठ निकले प्रखर तिवारी की वीडियो को इतना रिपोर्ट करना कि चैनल बंद हो जाए। बिल्कुल सीधे बोलता हूं, अगर एक भी फैक्ट झूठ बोलूंगा तो इतना रिपोर्ट करना कि ये मेरा चैनल बंद हो जाए। मुझे उससे डर नहीं है, मुझे गलत बोलने से बिल्कुल डर लगता है कि गलत चीज़ ना बोल जाऊँ। गलत चीज़ बोल जाता हूँ तो अपने आप को रेक्टिफाई उसी समय कर लेता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का आके कर लेता हूँ, जिससे कि कल को कोई ये ना कहे कि तुम भी तो उन्हीं मीडिया हाउसेस की तरीके हो जो झूठ परोसते हैं, जबकि तुम तो एक छोटे से यूट्यूब चैनल हो। मुझे कोई पत्रकारिता नहीं करनी है, मुझे इस देश को वो सच्चाई दिखानी है जो नहीं दिखाएंगे। अब आप कहेंगे SDPI को क्यों बैन होना चाहिए, इतनी बड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो सही बात है, पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सोच के लोग उसको चला रहे हैं तो उसमें और लोग जुड़ते रहेंगे, और हो सकता है कि आज नहीं तो कल, मतलब आने वाले कुछ सालों में या कभी ना कभी वो पार्टी पॉलिटिकल पावर में आ जाए, और जो एम लेके चले हैं 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, इस देश का सेकुलरिज्म से लेके जो जिस चीज़ की बड़ी कस्में और वादे खाए जाते हैं वो केवल तभी तक है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है। हिंदू के सिवा जो भी मेजॉरिटी में है दूसरा रिलीजन, वहाँ पे वो भले ही सेकुलर हों, उनका प्रिंसिपल सेकुलर हो,
लेकिन उनका स्टेट का कुछ ना कुछ एक रिलीजन मानते हैं। कोई भी देश उठा लीजिए, उनका एक स्टेट रिलीजन होता है। केवल भारत एक ऐसा है जहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन हो। अब बात करते हैं जिनको आरएसएस पे बैन लगाना है। तो पहले तो जो लोग ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं वो इस चीज़ को कान खोल के ज़रूर सुने। और जो लोग भाई लोग तुम लोगों के ऐसे दोस्त हो ना जो बड़ा आरएसएस का ज्ञान देते हो कि आरएसएस ये करती है वो करती है, उसको ये वीडियो जरूर भेज देना। और अगर तुम्हें इसमें कोई ऐसा फैक्ट मिलता है कि तुम आरएसएस से नफरत करते हो और उसके बाद तुम्हें लगता है कि नहीं आरएसएस कुछ अच्छा काम करती है या एक बार अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, एक बार संघ को देखने की जरूरत है, तो जरूर जाके संघ में देखना, शायद तुम्हारा नजरिया और ज्यादा बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कांग्रेस कह रही है, भाई एक चीज मुझे नहीं समझ में आती, सेकुलरिज्म का मतलब सब बराबरी से होना होता है, लेकिन ये थोड़ी नहीं मतलब है कि अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, और पीएफआई तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, इसमें नॉन मुस्लिम भी जुड़े हैं। भैया मान लो वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में, मान लेता हूं कुछ समय के लिए, तो कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है, कौन सा लॉ कहता है कि अगर मुसलमान कहीं अपराधी है, कहीं मुसलमान ने मर्डर किया है, तो उसी केस में हिंदू को भी पकड़ो मर्डर करने का। भैया हिंदू नहीं था उस केस में तो क्यों पकड़ेंगे? और क्या जब हिंदू मर्डर करता है तो पकड़ा जाता है? तो यार जब कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बड़ी चीज करती दिखाई दी तो उसको, क्योंकि उसको पूरा बंद कर रहे हो, उसको बैन कर रहे हो, तो इसको भी बंद करो। काय बंद करे? क्या आरएसएस ने किया? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व, कोई तो बताओ ना जो जहां पे इस तरीके से नाम आया हो। भाई बैन तुमने 3 बार किया, खुद क्यों नहीं कर गए जिंदगी भर के लिए? तुम साबित ही नहीं कर पाए। 1947 में जैसे ही आज़ादी मिली थी, उसके 1948 4 फरवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहली बार आरएसएस पे बैन लगाया, जब गांधी जी की हत्या में आरएसएस का नाम आया। लेकिन उसके बाद उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो बैन हटाया। उसके बाद 1975 की इमरजेंसी में भी बैन लगाया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि आरएसएस उनका विरोध कर रहा था। तो जिन लोगों को लगता है कि विरोध करना इमरजेंसी का गलत था, वो बोल दें 1975 वाली की ये विरोध कर रहे थे, ये गलत था। इमरजेंसी लगाना इस देश में सही था, वो संविधान की हत्या नहीं थी, वो डेमोक्रेसी की हत्या नहीं थी, जो आजकल पता नहीं डेमोक्रेसी है क्या। मैं कभी रीबर्थ में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब हो गया। डेमोक्रेसी जितनी बार मरी और जिंदा हुई है ना, संविधान की जितनी बार हत्या और संविधान जीवित हुआ है, पक्का भरोसा हो गया कि भैया होता है, पुनर्जन्म होता है, देख लिया। 1992 में बाबरी मस्जिद कांड में नाम जोड़ा गया, पीवी नरसिम्हा राव ने सरकारें तो गिराई दी थी 3 राज्यों की, आरएसएस को बैन किया था। और औंधे मुंह दोनों बार, तीनों, एक बार तो खैर वल्लभ भाई पटेल ने खुद ही हटा दिया था, दोनों बार कोर्ट से हटवाया है। कोर्ट ने माना है कि कुछ नहीं है, तो कोर्ट ने ठप्पा लगाया है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन नहीं, देश विरोधी संगठन नहीं। तो जो इस देश के कोर्ट को नहीं मानता वो और किसको मानेगा? देश में संविधान में तुम यही कहते हो ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, तो मानो भैया। मतलब जहां तुम चाहो वहां कोर्ट की बात मान लोगे, जहां कहोगे नहीं फिर तो कोर्ट इनफेमेबल नहीं है, तो ठीक है भैया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब लालू चारा चोर, चारा घोटालेबाज, क्या कहता सुनना, इज्जत से बात उसी को करूंगा जो इज्जत के लायक होगा, चारा घोटालेबाज को नहीं करूंगा। तो जिसको बुरी लग रही हो वीडियो भैया हटा देना, मत देखना इसके आगे से, बिल्कुल गाली लिखने की जरूरत नहीं। कहता है चारा चोर, क्या कहता है, पीएफआई की तरह जितनी भी संगठन है सब पर बैन लगा देना चाहिए, और आरएसएस जैसे संगठन, आरएसएस और बीएचपी जैसे जो संगठन है इन पे भी बैन लगा देना चाहिए। इसको आरएसएस को इमरजेंसी के दौरान बैन किया गया था पहली बार, और आरएसएस अंडरग्राउंड था इमरजेंसी में। तो पहली बात, चारा चोर की बुद्धि अब सटिया गई है, उम्र तो हो ही गई है भाई, खैर बुजुर्ग तो हो ही गए हैं, सटिया कैसे गए बता देते हैं। इमरजेंसी के दौरान ये खुद अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि सारे विपक्षी नेताओं को उठा उठा के जेल डाल रही थी इंदिरा गांधी सबको जेल में डाल रही थी, तो ये भी अंडरग्राउंड हो गए थे।
विरोध तक नहीं किए थे, खैर छोड़ दो, विरोध में तो थे लेकिन कर नहीं पाए थे क्योंकि अंडरग्राउंड रहना जरूरी था, नहीं तो जेल चले जाते और खूब ठोके भी जाते कहीं जैसे। चारा चोरी करने वाले बता रहे हैं कि क्योंकि पीएफआई को बैन कर दे, भैया आरएसएस के खिलाफ सबूत है, दे दो, सरकार को दे दो, हम बैन कर दें। तो दे नहीं पाओगे, सबूत ना दो लेकिन बैन कर दो। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण करना है, मुसलमानों के साथ कुछ किया तो हिंदुओं के साथ करता तो दिखाई देना चाहिए। यही होता था जब पहले दंगे होते थे। पहले दंगे होते थे तो निर्दोष हिंदुओं को जेल में डाल दिया जाता था, केस लगा दिए जाते थे, मुजफ्फरनगर जैसे। जब योगी जी आए तब उन बच्चों से केस वापस लिए हैं। ऐसे ही नहीं, वो जगह या यूपी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को वोट करती है क्योंकि उस मुजफ्फरनगर में जाटों ने सहा था। वो अपनी कमाई कम कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चों पे झूठे केसेस जो हो गए थे, जिनके कैरियर के सवाल खड़े थे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी सपा सरकार ने, इसलिए उनको वोट देते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आके वो केसेस विड्रॉ किए। उन्हें बैलेंसवादी नहीं चाहिए है, जिसने किया उसको सजा मिलेगी, ऑन द स्पॉट मिलेगी, बुलडोजर भी चलेगा और गोली भी चलेगी। भाई तुम राजा हो तो राजा का काम होता है निष्पक्ष, बिना किसी का पक्ष लिए आप सीधी कार्रवाई करिए, और वो तुम कर नहीं सकते हो। तुम्हारी जैसी पार्टियां, तुम सब एक जैसे हो। इसीलिए आदमी बीजेपी को वोट दे रहा है क्योंकि वो देख रहा है बदलाव क्या होता है। तुम देखना ही नहीं चाहते हो, ना तुम किसी को देखने देना चाहते हो, ये तुम्हारी दिक्कत है। अब बताता हूं आरएसएस का 97 साल का इतिहास, 97 ईयर्स का इतिहास। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बंटवारे के टाइम पे ना, जब नेहरू ने बंटवारे के पेपर में साइन किया था, तब हो गए थे सांप्रदायिक दंगे। द एक्शन डे, द डायरेक्ट एक्शन डे जब बुलाया गया था, इसकी भी वीडियो गरम अड्डे के एपिसोड्स में है। आप ऊपर राइट हैंड में आता है, उसमें क्लिक करके गरम अड्डे की पूरी प्लेलिस्ट खोल के आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तब आरएसएस ने 3000 राहत शिविर लगाए थे। जो शरणार्थी आ रहे थे, जो शरण लेने आ रहे थे, इस सरकार ने नहीं किया था। जिस सरकार के नुमाइंदों ने उस सिग्नेचर पर साइन किया था, वो सरकार नहीं इंतजाम कर पाई थी, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने उतर के 3000 शिविर लगवा दिए थे। 1954 में दादरा नगर हवेली को आज़ाद कराने में आरएसएस की अहम भूमिका थी। उसमें जो विनायक आप्टे करके एक नेता उभरे थे, वो आरएसएस के थे। उन्होंने जाके लोगों के साथ, आरएसएस के कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के साथ जाके तिरंगा फहराया था। ये है आरएसएस। अभी और बताता हूँ। 1955 में आरएसएस ने गोवा में आज़ादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी, और लोग पूछते हैं कि आज़ादी में आरएसएस की क्या भूमिका थी। चलो आगे बढ़ते हैं। 1962 इंडो चाइना वॉर, जब हमारे यहाँ के ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लाल झंडा, लाल सलाम, इनको तो जूतों से मारो। जहां देखो कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर दिखे तो कायदे से हर हिंदुस्तानी को वहां उतर के 4 जूते मारने चाहिए। इनसे ज्यादा किसी ने देश को बर्बाद नहीं किया है। जब माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। क्यों मारो बताता हूँ। इंडो चाइना वॉर हुआ, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार थी, तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पता क्या कहा था कि भैया खून मत डोनेट करना। क्यों ना डोनेट करना इंडियन सैनिकों को जो घायल थे बेचारे, क्योंकि वो चाइनीज हमारे भाई हैं, ये भारतीय हमारे भाई नहीं है। ये कहा गया था, ये कहा था उस सीपीआई ने, जो आज ज्ञान देती है कि वो तो सबने आज़ादी में आरएसएस ने क्या भूमिका निभाई। तुमने तो देश आज़ाद होने के बाद इस देश की सेना से गद्दारी कर दी। जब इस देश पे चाइना से युद्ध लड़ रहा था, तब तुम कह रहे थे नहीं मत देना। तब आरएसएस ने मदद की, भारत की सेना की, और किस तरीके मदद की अब आप ये सुनिए। आर्मी मूवमेंट, जब आर्मी जा रही होती थी तो उसके दौरान रास्तों की निगरानी करता था आरएसएस। सेना की आपूर्ति और रसद सामग्री पहुंचाने में आरएसएस ने मदद की। शहीदों के परिवारों को पूरी मदद हो सके इतनी कोशिश की, और इसी का इनाम मिला था जब इस देश के द्वितीय प्रधानमंत्री और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को 1963 की रिपब्लिक डे परेड में परेड करने बुलाया था। लोग कहते हैं ये देशभक्त
नहीं है। तो ये जो नकली गांधी उर्फ गैंडी परिवार, इंदिरा गैंडी थी, गांधी नहीं थी, आप पढ़िएगा, फिरोज शाह गैंडी थे, लेकिन गांधी और गैंडी की स्पेलिंग इंग्लिश में एक होती है, इसलिए गांधी बोलने लगे। पढ़ के देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो जो गैंडी थे, ये जो आज बताते हैं आरएसएस ने क्या किया, भैया तुम्हारे पिताजी के नाना ने ना बुलाया था कि आओ परेड करो सेना के साथ, राजपथ पे परेड की है। केवल एक लौता संगठन है जिसने कि 26 जनवरी को परेड की हो राजपथ पे। क्यों? क्योंकि इंडो चाइना वॉर में सीना तान के सैनिकों की मदद की थी, खून डोनेट किया था, लोगों की मदद की थी जो घायल आ रहे थे, उनको घर पहुंचाने में, उनको दवाई लगाने में। ये किया है आरएसएस ने। 1965 के हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में श्रीनगर हवाई अड्डे पर कोई बर्फ साफ की थी स्वयंसेवकों ने, घायल जवानों के लिए रक्तदान किया था 1965 के युद्ध में। फिर 3 साल बाद 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध के दौरान दिल्ली का ट्रैफिक तक संभाला है। तुम बात करोगे स्वयंसेवकों की, तुम बात करोगे संघ की, जान दे देंगे इसके लिए। अब वो हाफ पैंट जो तुमने जलाई हुई फोटो लगाई थी ना, अरे तुम लगाए रखो। ये वो स्वयंसेवक संघ है कि जब देश को जरूरत पड़ी तो देश का ट्रैफिक तक संभालने के लिए दिल्ली में स्वयंसेवक खड़ा था, एक स्वयंसेवक खड़ा था। गर्व होता है ऐसे संगठन के बारे में पढ़ने में, ऐसे संगठन से जुड़ने में, और ऐसे संगठन का इस देश में होने में मुझे गर्व होता है कि मैं एक भारतीय हूँ जहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक संगठन काम करता है इस देश की सेवा के लिए। अभी और बताता हूँ, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस लड़ा। जब बैन लग गया तो स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर मदद करते थे। जितने विपक्षी नेता अंदर थे उनके संदेश बाहर जनता तक पहुंचाने का काम आरएसएस करती थी, और आखिरी तक लड़ी, और उसके बाद इमरजेंसी हटाने पे मिली मदद, और पोस्टर लगाती थी स्वयंसेवक संघ। जनता पार्टी का गठन उसके बाद जब हुआ 1975 के बाद, जब इमरजेंसी हटती है उसके बाद जो जनता पार्टी का गठन होता है उसमें आरएसएस एक बड़ी भूमिका निभाती है। 1971 में उड़ीसा का चक्रवात आया, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड हुआ जिसमें कि तुम्हारे बाप ने उतने समय 1984 में, हाँ इंदिरा गांधी की सरकार थी तो वो छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और जो उसका गैस ट्रेजेडी जिसने की थी ना, तो आप पढ़िएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या होती है, नहीं तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। वो उसका जो आदमी था वो भाग गया था, लाखों लोगों की मौत हुई थी और वो भाग गया था। 1984 में सिख दंगों के दौरान, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, 2001 में गुजरात में भूकंप आया था भुर्ज में, उसके दौरान 2009 में सुनामी के दौरान, और 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान संघियों ने, आरएसएस ने राहत और बचाव काम में सबसे पहले पहुंच के मदद की है। सेना के आने से पहले वहां कोई अगर पहुंचा था तो वो हाफ पैंट पहना आरएसएस का स्वयंसेवक पहुंचा था, ना कि किसी दल्ली पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता पहुंचा था। माफ करिएगा, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि ये तुष्टीकरण का दलाली करते हैं। ये दलाली ही करना है कि अगर मुस्लिम संगठन बैन हुआ है तो एक हिंदूवादी संगठन भी बैन होना चाहिए, जबकि वो हिंदूवादी नहीं, वो एक राष्ट्रवादी संगठन है। और राष्ट्र से पड़ा मेरे पिताजी भी नहीं है, सीधी बात, राष्ट्र से पड़ा मेरा पिता नहीं मेरे लिए, तो और किसी की कोई हैसियत नहीं मेरे आगे। राष्ट्र राष्ट्र होता है, और राष्ट्र के लिए इतना करने वाले संगठन के लिए जो बोले उसके लिए ऐसे शब्द बिल्कुल उचित है। अब चलो सब छोड़ दो, कोविड का समय तो हम सबने देखा। कोविड के टाइम बताता हूँ आरएसएस ने क्या किया। जब लोग अपनी जान की परवाह करते हुए ना घरों में छुपे बैठे थे, हम आप सब लोग घर में थे, तब 5 लाख स्वयंसेवक सड़कों पे था। उसने क्या किया अब ये बताते हैं। उन्होंने लोगों की मदद की, 60,000 से ज़्यादा स्वयंसेवकों ने रक्तदान दिया। 2040 से ज़्यादा कोविड अस्पतालों में जाकर संघ के कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दी अलग अलग, क्योंकि स्टाफ की कमी थी तो स्टाफ बन गया। 5 करोड़ से ज़्यादा खाने के पैकेट बांटे
मजदूरों के पलायन के दौरान 1783 जगहों पर राहत कैंप चलाए, 935 रेलवे और बस सहायता केंद्र खोले, 2 लाख अस्थायी निवास की व्यवस्था करवाई, 74 लाख परिवारों को राशन सामग्री बांटी, 44 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की मदद की, 90 लाख से ज़्यादा मास्क बांटे, देश में 2442 वैक्सीन केंद्र। आज दिन तक ये आरएसएस चला रहा है, वो संघ आज दिन तक 2442 वैक्सीन केंद्र चला रहा है, ये करता है संघ। और सुनिए, 50 लाख लोग देश में आरएसएस से जुड़े हैं, छोटा मोटा संगठन नहीं है। 260 आदमी में एक आदमी आरएसएस का है, जो लोगों के बीच में रहता है और लोगों की मदद करता है। हर दिन 61,000 शाखाएं चलती हैं, 21,000 वीकली मीटिंग्स होती हैं। विद्या भारती नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, उसके 12,000 स्कूल चलाती है, जिसमें कि 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कौन खोलेगा? पीएफआई चलाती थी क्या? बंद कर देंगे। अगर आरएसएस पे बैन लगा देते, विद्या भारती जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगा देते, 32 लाख बच्चा बाहर निकलेगा, किस में जाएगा? कौन पढ़ाएगा? नहीं है बापों के पास पैसे उनके, ना नहीं है उनके पिता लोगों के पास पैसे कि वो पढ़ा पाए प्राइवेट स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में कैसी व्यवस्था है ये मैं बता सकता हूँ। टीचर का इतना काम है कि वो काम ही करती रह जाती, पर बच्चों को पढ़ाएगी क्या? जनगणना होती है तो टीचर, कहीं पे कोई सर्वे होना है तो टीचर, यही कर रहा है टीचर। और इन्होंने भी बहुत मौज काटी थी इनके पूर्वजों ने, तो आज ये भुगतान भी कर रहे हैं। टीचरों के लिए भी मुझे कुछ नहीं लगता है। अब सुनिए, वनवासी कल्याण आश्रम देश में 323 जिलों में और 52,000 गांवों में चलता है। 52,000 विलेजेस में ये सेवा देता है, जहां पे आदिवासियों के लिए इसने 10,480 स्कूल खोले हैं, जिसमें कि 18 लाख आदिवासी बच्चा पढ़ता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दें, वनवासी कल्याण आश्रम को बंद कर दें, जहां पे 18 लाख आदिवासी बच्चा पढ़ रहा है, वो भटक जाए, वो नहीं आगे बढ़े, किसका हाथ में दे दें? निकलेगा क्या होगा? उस 18 लाख बच्चे का क्या होगा? टोटल 50 लाख बच्चा हो जाएगा। अगर केवल 2 ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की बंद कर दिया, उन बच्चों का क्या होगा जिनको किसी ना किसी माध्यम में एजुकेशन दी जा रही है, जिससे कि वो आगे बढ़े, इस साक्षर बन के आगे से जाके अपना हक ले? उनका क्या होगा ये बताए मुझे कोई। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या होगा उनका ये बताया जाए। सेवा भारती 5,000 से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर चलाती है, ठीक ना, आरएसएस से जुड़ी है, और 5,000 से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर चलाती है। और 27 स्टेट में गरीब बच्चों के लिए 60,000 एकल विद्यालय चलाती है। ये आरएसएस का 1/10 नहीं है जितना मैंने बताया। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कूल चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी आरएसएस है, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आदिवासियों के लिए करने वाली भी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। कभी आरएसएस के बारे में पढ़ के देखना, उसके बाद कभी भी आरएसएस और पीएफआई की तुलना मत करना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हुई। आपका क्या सोचना है आरएसएस के बारे में, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है क्या कि आरएसएस और पीएफआई का कोई बराबरी हो सकती है। और ऐसी तरीके वीडियो देखते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब 19 तारीख को, हो सकता है 1-2 वीडियो बीच में आए श्रुति की। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए श्रुतिक, जो कि है प्रखर तिवारी और श्रुति अवस्थी का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।